साथियों सादर प्रणाम। साथियों आइए एक और फिल्म देखते हैं, और यह है कोई काल्पनिक नहीं, एक रियलिटी वास्तविक सच्चाई जो हम तथ्य और प्रमाणों के आधार पर। अब आप यह रियासत जो देख रहे हैं इसे भूपति भवन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूपति भवन। अब आप सोच रहे हैं यह कहाँ पे है? तो साथियों यह है अमेठी में, और हम जानेंगे बछबोती या बंदलगोटी जिसे कहते हैं बछबोती राजवंश का इतिहास और उसकी सच्चाई क्या है। हम उस सच्चाई को जानेंगे और आगे बढ़ते हैं। एक और रियासत है, इसे आप जो चित्र में देख रहे हैं इसे तिलोई की रियासत कहते हैं। यह भी अमेठी में ही है। ये सारे राजघराने आज राजा बन के बैठे हैं इस आज़ाद भारत में भी। तो क्या है ये सच्चाई इनकी? ये रियासत इनको कैसे मिली? क्या है इनका झूठ? आइए उस झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे। तो साथियों देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन हिस्टोरी, यानी जो एक भारतीय इतिहास में जो एक परिवर्तन हुआ था, इन्होंने उसके ऊपर एक पुस्तक लिखा हुआ है। क्योंकि ये सारे पुस्तकों को छानबीन करके ही कोई लेखक लिखता है, तो ये प्रतिमा अस्तमाना करके इसके जो एडिट हैं। अब आइए देखिए, इन्होंने अमेठी राजवंश की स्थापना में राधे श्याम तिवारी जी, इन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा है अमेठी अवध प्रांत का अति प्राचीन एवं समृद्ध राज्य है। साथियों नोट ध्यान दीजिए, अति प्राचीन एवं समृद्ध राज्य है। इसकी गणना उत्तर प्रदेश के प्रथम श्रेणीस्थ राज्यों में की जाती है। इनकी स्थापना सन 966 ईस्वी में महाराजा सोढ़देव के तत्कालीन भर राजा को युद्ध में परास्त कर की थी। साथियों देखिए, सबसे पहला ही, चूँकि अब ये सब इतिहासकार लोग इस पर अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ना तो आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि ये दोहरी चरित्र के मानसिकता के लोग हैं। अब सोढ़देव ने 966 ईस्वी में तत्कालीन भर राजा को युद्ध में परास्त किया, तो तत्कालीन भर राजा कौन थे? साथियों सवाल तो यहीं पर खड़ा होता है कि सोढ़देव को अपना नाम पता है कि 966 में अब किस भर राजा को परास्त किए? क्या कभी किसी ने सवाल इन राजघरानों से पूछा कि वो भर राजा कौन थी जो प्राचीन काल से अमेठी पूरी अवध में जो सूर्यवंश राम श्री राम प्रभु श्री भगवान राम जी की जो विरासत को सजोए थे और उनके विरासत को जो संभाल कर रखे हुए थे, ये लोग कहीं से आते हैं और उन्हें परास्त कर सीधे वहाँ के मालिक बन जाते हैं? यह संभव है? तो साथियों क्यों संभव नहीं है? अगर यहाँ पे भर राजाओं की उनकी वंशावली या उनके राजाओं का नाम दिया होता तब ईमानदारी से समझा जाता, लेकिन साथियों नहीं। उन्होंने राजकुमार दुल्ले राय के नाम पर रायपुर नगर बसाया, जो बाद में अमेठी नाम से संबंधित हुआ। अब साथियों देखिए, झूठ का परिचय यहाँ पे लिखा है वंश परिचय, अर्थात इसे मैं कहूँगा झूठ का परिचय। कैसे? अमेठी राज्य का वर्तमान राजवंश सूर्यवंशी क्षत्रिय कुलभूषण पावन पुरुष श्री रामचंद्र जी के पुत्र राजवंश होने के कारण कुशवाहा अथवा कछवाहा कहा जाता है। अब साथियों समझने की बात यह है, जब 966 के पहले यहाँ पर थे ही नहीं अवध के क्षेत्र में, यहाँ पर कौन था? तो वो भरवंश के लोग थे। तब आप कैसे 966 में आके जो उनके पुत्र कुश थे उनके आप कैसे वंशज हो गए? अब देखिए, टाटा महोदय साहब नंबर 1 के दलाल थे,
जो टाड साहब थे नंबर 1 के दलाल। अब दलाल की परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं, एक अयासबाज लेखक। क्यों मैं कह रहा हूँ, मैंने उनको पढ़ा तो मैं समझ गया। वो कछवाहा को कुशवाहा का अपभ्रंश मानते हैं, पर वो साहब यह भूल गए हैं कि कैसे हो सकता है जो व्यक्ति, जो राजवंश वहाँ पर था ही नहीं, तो वह कैसे उसका अपभ्रंश हो सकता है। अगर प्राचीन काल से यहाँ के शासक होते तो माना जा सकता था साथियों। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं भी इतिहास का अध्ययन करके इसलिए मैं इसे अपनी टिप्पणी के द्वारा इसे निरस्त कर रहा हूँ। यहाँ पे एक झूठ का पुलिंदा लिखा गया है। हम इनकी वंशावलियों से समझेंगे, आगे इनकी वंशावली पूरा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। सच्चाई क्या है वह आपके सामने अंत तक आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो सूर्यवंश महाराजा, जो महाराज इक्ष्वाकु, सगर, दिलीप, हरिश्चंद्र, दशरथ, रामचंद्र आदि जगत प्रसिद्ध नरेश अमेठी राजवंश के पूर्वज थे। अब देखिए यहाँ पर, अब पूर्वज किसके हो सकते हैं? जो प्राचीन काल से वहाँ पर 1000वीं शताब्दी तक शासन कर रहे थे तो उनके पूर्वज हो सकते हैं, या ये जो बाहर से आकर एकाएक काबिज होते हैं उनके हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। कारण है यहीं पे लोचा है, क्योंकि इन्होंने उस भरवंश के राजाओं का नाम न बताकर यहीं पे घालमेल कर दिया है। इस पर आज तक किसी ने टिप्पणी नहीं की। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने क्षत्रिय वंशावली से प्राप्त वंश इस प्रकार है। इनका वंश क्या है? सूर्यवंश, कछवाहा राजपूत। जबकि कछवाहा राजपूत के नाम से कब जाने जाते हैं ये लोग? 1000वीं शताब्दी के बाद। अब ये हो गए सूर्यवंश के, हो गए ये 1000वीं शताब्दी के बाद सूर्यवंश। इनका गोत्र गौतम है। अब आइए आगे। देखिए यहाँ पर तमाम तर्क वीर विनोद के लेखक और कई चीज़ों को जोड़ते हुए यहाँ पर कहा जाता आता है, स्पष्ट है कि सूर्यदेव नरवरगढ़ छोड़ने के पश्चात सर्वप्रथम करौली आए। तदुपरांत बरेली को अपने अधिकार में लिया। बरेली पर अधिकार करने के बाद वे अमेठी की तरफ बढ़े और भर राजा को परास्त कर, देखिए यहाँ पर भी वही बात आ रही, भर राजा को परास्त कर अमेठी को अपनी राजधानी बनाई। तवारीख ए अमेठी एक पुस्तक है, यह अभी छपी नहीं है, अप्रकाशित है, कि अध्ययन से ज्ञात होता है कि दुल्हे राय जी ने अपने पिता सोड़देव, यानी दुल्हे राय कौन थे? ये सोड़देव के लड़के थे, की आज्ञा से तीर्थराज प्रयाग होते हुए अमेठी आए और वहाँ उनमें और भरों में घोर युद्ध हुआ। उनमें और भरों में, भरवंशियों में घोर युद्ध हुआ। अब भरवंशियों में कौन से राजा थे, उनके कौन से प्रमुख थे, कुछ पता नहीं। इन लोगों को पता ही नहीं है। और ये सूर्यवंशी हैं, राम जी के वंशज हैं, इनको ये पता है। साथियों, यही तो नोट करने की बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बिना भरों के किसी भी राजपूत का भारत का इतिहास अधूरा है। फिर से इस देश में एक इतिहास लिखने की जरूरत है। साथियों, उन्होंने भरों को परास्त कर अमेठी पर अपना अधिकार कर लिया। अब टाडा महोदय ने भी इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि सोढ़ सिंह, अब जबकि सोढ़ा सिंह के पुत्र धौला राय ने संवत 1023 में अमेठी राज्य को अपने अधिकार में किया था। सुल्तानपुर गजेटियर के अनुसार भी दुल्ला राय अमेठी को विजित किया था। अब साथियों आइए देखिए, एक अमेठी राजवंशावली में एक काव्य है। देखिए, अब ये यहाँ पे देखिए बड़ी मार्के की बात साथियों, कि अमेठी राजवंश में इन लोगों ने काव्य भी लिखा है और वह काव्य झूठ का पुलिंदा है। पर ये कितना भी बड़ा काव्य लिख लें, बिना भरों के अधूरा है। तो चाहिए इनके काव्य में भी देखिए क्या है,
उपजे तिनके वंश में महाबली रणधीर। श्री युद्ध दुल्हा राय नृप परम प्रतापी वीर। मतलब इनके वंश में एक महाबली रणधीर दुल्हा राय परम प्रतापी ने जन्म लिया। करत तीर्थाटन सुभग आय अमेठी देश। मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए अमेठी देश आए थे। अति पुनीत। अब देखिए क्या करने आए थे, यात्रा करने आए थे। अब कहाँ से आए थे आगे मैं बाकायदे उसकी ओरिजिनल स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरह से देखिए नरेश करके आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप, करत राज तेहि समय, करत राज तेहि समय तह भर भय भूपति रणधीर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए इनकी काव्य में फिर वही बात कि वहाँ पर एक जो है राज जो कर रहा था वह कौन था, भर भय भूपति रणधीर। भूपति मतलब राजा, रणधीर का मतलब वीर। मतलब कह तो रहे हैं एक जो है भरवंश के एक वीर राजा जो है वो राज कर रहा था। तो साथियों इस तरह से आगे इन्होंने लिखा है अपने काव्य में, उन्होंने कैसे भर राजाओं को परास्त किया। लेकिन वो भर राजा कौन थे, सवाल बार बार मेरा यही रहेगा और इनको बताना पड़ेगा इन लोगों को, वरना ये झूठ है पूरी तरह से। यह सारी वंशावलियाँ सारी चीज़ें झूठ है। अगर यह इनके सच है तो इनकी आगे की वंशावली हम देखेंगे कि सही भी इनके आगे की वंशावली कितना इनको पता है, यहीं से सब क्लियर हो जाएगा। अब साथियों मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह है रिपोर्ट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफ द सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। साथियों यह जो रिपोर्ट है अपने आप में बहुत मायने है। सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब जो जमीन बंदोबस्ती जिसको बोलते हैं, बंदोबस्ती रिपोर्ट, एक जो राजस्व के लिए जो जमीन का एक सेटलमेंट बंदोबस्त रिपोर्ट होता है, उसमें जब पाया गया तो फिर वहाँ पे इन्होंने अपना इतिहास जो बताया। अब देखिए वह आप पेज नंबर 154 सुल्तानपुर सेटलमेंट रिपोर्ट में आप यहाँ देख रहे हैं बंदल गोटी, इन्हें जिसको बचगोटी, बंदल गोटी, 3-4 नामों से इनको वहाँ पे मतलब जाना जाता है, बचगोटी, बंदल गोटी, बंदल गोटिया। अब बाकायदे इसके ऊपर यहाँ पे पूरा एक लेख है। अब साथियों आइए चलिए हम इसको जानते हैं सेम इसी का हिंदी में। तो आगे देखिए सुल्तानपुर बंदोबस्त रिपोर्ट, बंदल गोटी या बचगोटी, जिसे बंदल गोटी, बचगोटी या बंदिल गोटी अपने स्वयं के खाते के अनुसार, अपने स्वयं के खाते के अनुसार यानी अपने एक खुद का जो अकाउंट उनका अपने उसके अनुसार मूल रूप से क्या है, सूरजवंशी है। मतलब कोई ऐसा इनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड दस्तावेज नहीं है। और सारे लोग जितने भी हैं सब वो महाभारत रामायण में जाकर कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी बन जाता है, कोई राम का वंशज बन जाता है, तो कोई इस तरह से सारे लोगों की कहानी है। मूल रूप से क्या है, स्वयं के खाते के अनुसार। अब आइए, और अब जयपुर के राजा द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले कबीले। साथियों देखिए यह भी एक कबीला, इनको भी एक कबीले का नाम ये अंग्रेजी शासन में कबीले का नाम इनको दिया गया। कबीले की विशेष शाखा से संबंधित हैं। लगभग 9 साल पहले सुढ़ा राय या सेढ़ू राय उस शानदार घराने के वंशज नरवरगढ़ में अपने घर को छोड़कर अयोध्या के पवित्र शहर की तीर्थ यात्रा, देखिए जिस अयोध्या की पवित्र तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े उस अवध की जो धरोहर पूरे अवध में कौन था उस समय, साथियों यही भारसी भरवंश के लोग पूरी तरह से प्रभु श्री राम की धरोहर को सुरक्षित रखे थे 12वीं शताब्दी तक। किसी के माई के लाल में दम नहीं था। ये जो सब बता रहे हैं दर्शन करने आए थे तो वह भी किसके,
वह भी भरवंशियों की देन थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कुशभवन। जिस कुशभवनपुर में तमाम भरवंश के राजाओं ने अपने नाम से बसाया, लेकिन कुशभवनपुर ही रहने दिया गया। साथियों, यह अलग विषय है। आइए, कह रहे हैं तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उनका मार्ग अमेठी परगना के पार था, जहां रायपुर के वर्तमान गांव के पास उलझे हुए खरपतवार और झाड़ियों से आधा उगाया देवी का एक सुनसान और जीर्ण शीर्ण मंदिर अचानक उनके सामने आ गया। देखिए, कहानी इस तरह से बता रहे हैं, वहाँ पर खरपतवार झाड़ियाँ से ऐसा था और एकाएक एक मतलब जीर्ण शीर्ण जो मंदिर था अचानक उनके सामने आ गया। तब वहाँ भरों का बोलबाला था। ठीक है, भरों का बोलबाला यानी भरों का शासक था, भरों का राज था, यही भरवंशी भारसी, जहाँ कुछ अवशेष हिंदू पूजा स्थलों के थे। बस इसलिए पवित्र तीर्थ यात्रा ने एक दुर्घटना के पास थोड़ी देर रुकने का संकल्प किया। लेकिन तीर्थ यात्रा वहाँ पर एक रुकने का संकल्प किया। अपनी भक्ति करने के बाद वह आराम करने के लिए लेट गया। पूजा पाठ करने के बाद वो वहाँ पर लेट गए, आराम करने लगे और उनकी नींद में माँ देवी के दर्शन हुए। देखिए कैसे कहानी गढ़ी जा रही है, कैसे रियलिटी में कहानी गढ़ी जा रही है। सच न बताकर एक झूठ का पुरिंदा, जैसा कि सारे जगह सारे जो उत्तर भारत के राजपूत हैं एक ही जैसी कहानी सब जगह आती है, सब काल्पनिक कहानी। कोई मूर्ख जो होगा वही नहीं समझ पाएगा इन लोगों के झूठ को, जिसने उसे और उसके वंशजों के लिए एक भाग्य का खुलासा किया। देवी ने एक भाग्य का खुलासा किया कि उन्हें उस क्षेत्र के वंशागत स्वामी बनना था। कि क्या सपना आया, माँ ने क्या सपना दिया कि आपके जो यहाँ पर आगे आप यहाँ के मालिक बनोगे, जिसमें वह उस समय एक अस्थाई प्रवासी था, जैसे वहाँ पर वह अस्थाई के रूप में आए हुए थे। इतनी दिलचस्प भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए तैयार, अर्थात इतनी जो दिलचस्प भविष्यवाणी हुई उसने उसे पूरा करने के लिए वो तैयार हो गया और अपने भविष्य के डोमेन में पालन करने के लिए, अपने भविष्य के जो साम्राज्य को पाने के लिए, उसका पालन करने के लिए उसने क्या किया, दृढ़ निश्चय किया और अपनी अधूरी तीर्थ यात्रा को, देखिए अपनी अधूरी तीर्थ यात्रा को त्याग कर इन्होंने क्या किया। अब देखिए, अब कितना बड़ा इसे लालची कहा जाए या झूठ का, इसी तरह से अब इन्होंने जो तीर्थ यात्रा पे निकले थे, इन्होंने तीर्थ यात्रा को वहीं पे रोक दिया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, भर सरदार की सेवा में प्रवेश किए। अब यहाँ पे उन्होंने भर जो वहाँ पे सरदार थे, कौन सरदार थे पता नहीं, तीर्थ यात्रा रुक गई, इन्होंने सपना आया और इन्होंने क्या किया। अब देखिए नौकरी, एक तरफ तो युद्ध बता रहे हैं, युद्ध ऐसे नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था वो भी एक अलग मैटर है, लेकिन साथियों झूठ का एक जो बोलते हैं ना कितना बड़ा पुलिंदा कि हमारे देश के इतिहास लोग आज तक इस पे कमेंट ही नहीं कर पाए। उनका सहज मूल्य जल्द ही कई तरीकों से प्रकट हुआ। मतलब उनकी जो वफादारी और काम करने का तरीका, अपने आप को उन्होंने राजा के सामने पेश किया और मंत्री के पद पर उनकी उन्नति हो गई। उनके घर मालिक ने अब उनकी बेटी को शादी में देने के लिए, मतलब उनकी बेटी की देखिए शादी, अब किससे शादी कर रहे थे कोई सवाल ही नहीं उठता। जब वहाँ पे भर राजभरों के यहाँ नौकरी किए, भारसियों के यहाँ नौकरी किए, तो शादी तो कहीं न कहीं वहाँ पे पूरी तरह से यही लोग थे। तो अब देखिए कैसे झूठ बोला जा रहा है कि उनकी बेटी में शादी में, उनकी बेटी की शादी में देने के लिए एहसान के एक मुकुट, मतलब एक मुकुट उन्होंने डिजाइन किया था। लेकिन एक सूरजवंशी होने के नाते, अब भाई वो कह रहे हैं एक सूरजवंशी होने के नाते, हालांकि वह एक जंगली आदिवासी की सेवा करने के कृपालु हो सकता है। देखिए एक जंगली होने के नाते
और इन्हें सूरजवंशी होने के नाते इनको मतलब शर्म महसूस हुआ। और चूंकि एक जंगली, अब भरों को क्या बता रहे हैं आप, एक जंगली और आदिवासी की सेवा करने के लिए कृपालु हो सकता है। हो सकता है कि वह अपने गौरवपूर्ण वंश को एक अपमान से दूषित ना करे। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि इन्हें यह अपमान लगा है कि हमारी ये गौरवपूर्ण जो हमारा वंश है। अरे साथियों जरा सोचिए, ये भरवंश का जो राजा, अब राजा का नाम नहीं पता, ये वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? नौकरी करने में शर्म नहीं आई? बेटी की शादी कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई गिफ्ट दे रहा तो इनको लेने में शर्म आ रहा है। जरा सोचिए किस तरह की ये कहानी, कहाँ से इन्होंने, देखिए ये लोग कहते हैं ना ऊंच नीच भेदभाव, इन्हीं लोगों ने पैदा किया है। और जानबूझकर इन भरवंशियों को इन्हीं लोगों ने, अब ये लोग हैं कौन, सच्चाई मैं अंत में बता देता हूँ कि क्यों इस तरह की कहानी गढ़ी गई है। तो और सुधा राय ने सम्मान की पेशकश को तिरस्कार पूर्वक अस्वीकार कर दिया। मतलब इन्होंने उसे अपना, मतलब उन्होंने अपमान समझा और उसे अस्वीकार कर दिया। आगे देखिए साथियों, अब कुछ समझ में आया कहानी का मतलब? देखिए इन्होंने तिरस्कार पूर्वक अस्वीकार कर दिया। अब आगे भर प्रमुख ने अभिमान में आकर एक बार उनके कार्यालय से वंचित कर दिया। देखिए अब कह रहे हैं भर प्रमुख ने अभिमान में आकर, अच्छा कोई भी राजा हो, आप हमारे नौकर हो, राजा बड़ा होता है कि नौकर? सोचिए, राजा बड़ा होता है, मालिक बड़ा हो, अच्छा मालिक अगर कुछ नौकर को गिफ्ट दे तो नौकर को अपमान लगेगा, अगर नौकर ना ले मालिक का गिफ्ट तो किसको बुरा लगेगा? उसमें इसमें कहाँ अभिमान आया? अरे भाई उसको तो, राजा को तो गुस्सा आएगा, एक नौकर होके अब वो इतना बड़ा, उसको लग रहा है कि मैं हमारा तिरस्कार हो रहा है। क्या कहानी गढ़ी गई है यार, मतलब इतना बड़ा झूठ। और उन्होंने कह रहे हैं कि हमको, उनको मतलब उनके कार्यालय से निकाल दिया, उनके जो पद से निकाल दिया। वो नरवरगढ़ लौट गए। कहाँ? नरवरगढ़ लौट गए। लेकिन उनके दिमाग में हमेशा वादा किए गए देश से, मतलब वो जो वादा हुआ था हमें आगे बन के वो बनना है, वहाँ का राजा बना है, ये विचार उनके दिमाग में भरा हुआ था। और भाग्य की धीमी कार्य प्रणाली की सहायता से, माध्यम से उन्होंने आगे साथियों, उन्होंने एक, देखिए अपने अनुयायियों के चुने हुए समर्थकों को इकट्ठा किया। मतलब उन्होंने धीरे धीरे कह रहे हैं कि हमने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और बाद में अमेठी के खिलाफ एक मार्च किया, भरों को एक बड़े संहार के साथ पराजित किया। अच्छा देखिए कौन सी, अगर यहाँ पे लड़ाई भी हो रही है, लड़ाई का कोई औचित्य कहीं से दिख रहा है? ये कैसे सूर्यवंशी है भाई? ये सूर्यवंशियों के नाम पे तो कलंक है, कलंक। बताइए ये कैसी लड़ाई, किस बात की लड़ाई? यह लड़ाई तो हुई ही नहीं थी, ये तो कहानी सिर्फ दिखाने के लिए, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। हुआ क्या था? आइए, नरसंहार के साथ भरों को पराजित किया और सूरजवंश ने उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सुधा राय ने उस स्थान पर एक किले की स्थापना की, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने दिखाया। वो तमाम तिलोई राजघराना वो सब जो है कभी भारतीय भरों का था, स्थापना की। और उन्होंने भविष्यवाणी की दृष्टि जो देखी थी और उसमें बर्बाद हुए मंदिर को शामिल किया, और उनके भाग्य में दैवी अंतक्षेपण के आभारी स्मरणोत्सव हुआ। मतलब जो उन्हें एक वो स्वप्न आया था, बाद में वह इनका वह पूरा हुआ। अब साथियों देखिए, मेरी जो टिप्पणी है, मैं यह कहता हूँ, अगर यहाँ पे भरों का, जो भरवंशियों का अगर नाम होता तो समझ में आता। अर्थात मैं तो यह कह रहा हूँ, कोई ये ना तो नरवरगढ़ से कोई आया था, ना ही, अगर नरवरगढ़ से आए थे, चलिए मैं आगे दिखाता हूँ इनकी वंशावली।
जैसा कि आगे भी साहब ने बताया, इनकी वंशावली क्या बताया, वो रामचंद्र से आकर सेडू राय तक खत्म हो जाती है। और अगर इनके भरवंशियों के राजाओं का नाम नहीं पता है तो मैं एक ही बात कहूँगा, यही भरवंश आगे इसी नए नामों में विलीन हो गया। हो सकता है मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ या किसी को छोटी बात लगे, लेकिन सच्चाई तो यही है। मैं तो ये कहूँगा ये सारे लोग भरवंश के ही हैं। अब भरवंश के गद्दार, अब ये भर नहीं है, ये भरवंश के तो जो, क्योंकि जो भरवंश के उन्होंने हमेशा भरवंश बनकर ही रहना मंजूर किया, पर समझौता नहीं, यही तो है, यही बनुआ भर, जो कुछ लोग कहते हैं यही बनुआ भर है। साथियों, अब आप लोगों से इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस सारी कहानी से आपको समझ में आ जाएगा रियलिटी क्या है। अब आइए आगे, ये देखिए यहाँ पर एक वंशावली सुल्तानपुर सेटलमेंट रिपोर्ट में, ये देखिए इनका यहाँ बंदल कोटी क्लेन वंश का एक बाकायदे यहाँ पर एक वंशावली जो इन लोगों ने बताया है, वहाँ पे एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। देखिए कहाँ, यहाँ पे सिर्फ एक कहनदेव, फिर दूसरा एक आते हैं ये दीवान जो है दीवानगी, उसके बाद सुधा सिंह या सुधा राय, फिर दुल्हे राय उनके लड़के। साथियों यहाँ ऊपर कितना नाम है, 3, ऊपर की ये 3 नाम। अब आप सोचिए बस इन्हें इतना ही पता है। यही तो मैं कहता हूँ कि कोई भी उत्तर भारत का राजपूत, चाहे जितने भी हो, चाहे वो कल्हन हो, चाहे परिहार हो, चाहे कलवार हो, चाहे कनपुरिया हो, चाहे सोमवंशी हो, चाहे जनवार हो, सारों लोगों की अगर आप वंशावली पूछेंगे, बस जहाँ से लड़ रहे हैं भरों से, उसके बाद एक ही बात है, यहाँ से आए, यहाँ से। अब देखिए यहीं से आगे का इन्हें सारी वंशावली अभी जो आप देख रहे हैं, ये सब चार्ट देख रहे हैं, ये सब इनको क्रम वाइज पता है, कैसे कैसे सब इनका एक साम्राज्य फैला। लेकिन ऊपर वहीं जहाँ तक भरवंश के राजाओं से युद्ध होता है, न तो भरवंश के राजाओं का नाम इन्हें पता है, न उपर्युक्त इनकी वंशावलियों का नाम पता है। अब आप समझ सकते हैं इससे रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। यह तो है इतिहास उत्तर भारत का, और यह है राजपूताने वंशावलियों का बचकोती अमेठिया, जो अमेठिया राजपूत बचकोती जो आज तमाम साम्राज्य पे काबिज हैं, यह सच है। अब आप लोग अपने दिमाग से समझिए सच्चाई क्या है। सच में साथियों, इस भरवंश को धोखा देने वाले कहीं न कहीं वो भर भी हैं, जो अलग अलग नामों से पहचाने गए, अपने ही साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को, अपने ही भाइयों को इन्होंने खत्म किया और नए नए नाम से कहानी गढ़कर वो काबिज हो गए। यह मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है, और उन भरवंशियों को सलाम जिन्होंने भर बनकर रहना कबूल किया, कहीं नहीं गए, ऐसे भर भाइयों को सलाम, और निचले वालों को भी सलाम जिन्होंने समय के अनुसार जान बचाने के लिए नया नया नाम लिया, लेकिन ऐसे राजघरानों से ताल्लुकात नहीं रखा। लेकिन साथियों यह 20 का जो भरवंश है, यही सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलेगा। तो साथियों, अगर आप लोगों को यह जो पर्दाफाश बचगोतियों का खुलासा किया हूँ, प्रमाण और साक्ष्य के साथ, हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा है, और आपको सही में जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे हिस्टोरी ऑफ डार्कनेस से जुड़ें, ताकि एक अंधकारमय जो इतिहास है उसे प्रकाशमय बनाया जाए। एक फिर से नया इतिहास इस देश में लिखने की ज़रूरत है, और लिखा जाएगा। जय भारत, जय सुहेलदेव।